संतोष डॉन से जुड़ी हुई खबरें हमने प्रमुखता से चलाई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा। और इसी के संदर्भ में कल शाम को मुझे एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर कहा जाता है कि आप गलत खबर चला रहे हैं, ज़रा सोच समझ कर खबर चलाइए। फिर जब मैंने इधर से पूछा कि आप अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं, ये बता दीजिए, तो उधर से जानते हैं क्या जवाब आया? जवाब आया कि मुझे नहीं जानना ही आपके लिए ठीक होगा। फिर मैंने कहा कि अगर गलत खबर है, तो बताइए कौन सी बात गलत है? कौन सा कागजात गलत है? कौन सा फैक्ट गलत है? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक बात दोहराई गई कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, पत्रकारिता करते हुए मुझे कई तरह के फ़ोन आते रहते हैं। कभी कोई खबर छापने के लिए कहता है, कोई खबर रोकने के लिए कहता है। लेकिन पहली बार किसी ने अपनी पहचान छुपाकर कहा, मुझे नहीं जानना ही ठीक होगा। मैं उस व्यक्ति से आज भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी खबर गलत है तो सामने आइए, अपना नाम बताइए, खंडन भेजिए, दस्तावेज भेजिए, मैं पूरी ईमानदारी से उसे भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर तरीका यह होगा कि गुमनाम फ़ोन करके पत्रकार से कहा जाए कि खबर सोच समझ कर चलाइए, तो फिर माफ़ कीजिए, यह पत्रकारिता नहीं, दबाव की राजनीति है। और मैं दबाव में काम नहीं करता। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही पूरे बिहार में जमीन, गोलियां, रजिस्ट्री, बेनामी संपत्ति, राजनीतिक संरक्षण और करोड़ों के साम्राज्य की चर्चा शुरू हो जाती है। नाम है संजय यादव उर्फ संतोष डॉन। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस व्यक्ति के बारे में करोड़ों की संपत्ति की जांच हो रही है, जिसके खिलाफ ईओयू, एसटीएफ और कई एजेंसियां एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। करीब 10 साल पहले उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। ईओयू की जांच के अनुसार साल 2015 तक संतोष डॉन के पास केवल लगभग 7 कट्ठा पैतृक जमीन थी। यानी ना कोई बड़ा कारोबारी साम्राज्य, ना करोड़ों की जमीन, ना लग्जरी गाड़ियों का काफिला। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। इतनी तेजी से बदली कि आज जांच एजेंसियां भी पूछ रही हैं कि आखिर ये संपत्ति आई कहां से। ईओयू की जांच के अनुसार सिर्फ अपने नाम पर नहीं, बल्कि मां, पत्नी, सास, भाई, भाभी और कई करीबी लोगों के नाम पर भी संपत्तियां खरीदी गई। जांच एजेंसी का दावा है कि करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति का नेटवर्क सामने आया है। सिर्फ संतोष डॉन के नाम पर 22 संपत्तियां हैं। मां लालती देवी के नाम पर 23 संपत्ति, पत्नी अंजू देवी के नाम पर 9 संपत्तियां, सास मानो देवी के नाम पर 4 संपत्तियां। इसके अलावा करीबी सहयोगियों और कथित बेनामी लोगों के नाम पर भी कई संपत्तियों का विवरण जांच में सामने आया है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ साल पहले सिर्फ 7 कट्ठा जमीन थी, वो कुछ ही सालों में करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? यही सवाल आज ईओयू पूछ रही है, यही सवाल बिहार पुलिस पूछ रही है और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं। लेकिन सिर्फ संपत्ति की कहानी नहीं है, कहानी उससे कहीं बड़ी है। जांच में सामने आया है कि संतोष डॉन पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, आर्म्स एक्ट और कई गंभीर मामलों में केस दर्ज है। पटना और नालंदा के अलग अलग थानों में करीब 30 आपराधिक मामलों का जिक्र जांच रिकॉर्ड में मिलता है। अकेले खुसरूपुर थाने में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज बताए गए हैं। लेकिन इतने सारे मुकदमों के बावजूद अगर किसी का आर्थिक साम्राज्य लगातार बढ़ता जाए, तो सवाल सिर्फ अपराधी पर नहीं उठता, सवाल सिस्टम पर भी उठता है। क्या सिस्टम सो रहा था? क्या किसी का संरक्षण था? क्या स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नेटवर्क बन चुका था जो कानून से भी ताकतवर हो गया था? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए 13 जून को ईओयू और एसटीएफ को एक साथ मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन यह छापेमारी अचानक नहीं हुई। इसके पीछे जमीन, दहशत, जाली कागजात,
टाइटल सूट और करोड़ों रुपए के उस खेल की कहानी है जिसे सुनकर शायद आपको भी लगे कि बिहार में जमीन का असली युद्ध कोर्ट में कम और सिस्टम के बाहर ज्यादा लड़ा जा रहा था। तो देखिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि संतोष डॉन के पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आई। असल सवाल यह है कि आखिर यह साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ। क्योंकि कोई भी अपराधी एक दिन में डॉन नहीं बनता। उसके पीछे पैसा होता है, नेटवर्क होता है, राजनीतिक पहुंच होती है और सबसे बड़ी चीज डर। जिस दिन लोगों के दिल में डर बैठ जाता है उसी दिन कानून कमजोर पड़ने लगता है। ईओयू की जांच में जो तस्वीर उभर रही है वो सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे सिंडिकेट की कहानी है। ऐसा सिंडिकेट जिसमें परिवार के लोग हैं, करीबी सहयोगी हैं और ऐसे लोग भी जिनके नाम पर संपत्तियां खरीदी गई। यानी जांच एजेंसियों के मुताबिक यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की जांच है। अब समझिए कि जमीन का खेल कैसे खेला जाता था। कई ऐसे मामले हैं जहां आरोप है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं होता था तो उस पर लगातार दबाव बनाया जाता था। कहीं धमकी, कहीं मुकदमे, कहीं विवाद और कहीं ऐसे कानूनी झमेले कि आदमी खुद ही टूट जाए। कुछ मामलों में यह भी आरोप सामने आए कि भूमि के जाली दस्तावेज तैयार किए जाते थे। फिर उसी जमीन को लेकर अदालत में टाइटल सूट दायर किया कराया जाता था। अब सोचिए, एक सामान्य किसान या गरीब परिवार जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी जमीन है, वो सालों तक कोर्ट कचहरी का खर्च कैसे उठाएगा। ऐसे में कई लोग समझौता करने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे मामले हैं जहां भूमि विवाद के दौरान हुई संदिग्ध सड़क दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। संतोष डॉन का गिरोह भूमि कब्जाने के लिए अत्यंत क्रूर, अनूठे और कानूनी रूप से भ्रामक तौर तरीकों का उपयोग करता था। सामान्य भूमि माफियाओं से अलग इस गिरोह ने हत्या और डराने धमकाने को सड़क दुर्घटनाओं का रूप देने का एक घातक पैटर्न विकसित किया था। जब कोई भूमि मालिक सिंडिकेट के दबाव के बावजूद अपनी भूमि को बेचने या ट्रांसफर करने से इनकार कर देता था, तो गिरोह द्वारा सुनियोजित तरीके से भारी वाहनों के माध्यम से आर्टिफिशियल सड़क दुर्घटनाएं करवाई जाती थी। इसका प्रमाण बाबुर बन्ना में घटित हुई एक दोहरी हत्या की घटना से मिलता है, जहां भूमि देने से इनकार करने पर एक महिला रविता देवी के पति और पुत्र को वाहन से कुचलकर मार डाला गया। तत्कालीन समय में ठोस साक्ष्यों के अभाव के कारण स्थानीय पुलिस ने इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना मानकर मामला बंद कर दिया था। इसी प्रकार जब स्थानीय प्रतिनिधि सतीश कुमार ने पीड़िता रविता देवी के पक्ष में कानूनी न्याय के लिए प्रयास शुरू किए तो उनके वाहन को भी खिदरचक गांव के पास दिन दहाड़े एक बिना नंबर वाले ट्रक से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इन कृत्रिम दुर्घटनाओं का मुख्य उद्देश्य हत्या के सीधे आरोपों से बचना और भूमि मालिकों के भीतर ऐसा खौफ पैदा करना था कि वे बिना किसी विरोध के अपनी संपत्तियों को सिंडिकेट को सौंप दें। और एक बात और है, कोई भी सिंडिकेट सिर्फ डर के सहारे नहीं चलता है ना। उसे पैसे की जरूरत होती है, पैसे को छिपाने की जरूरत होती है और उसे वैध मतलब वाइट करने की भी जरूरत होती है। यहीं से शुरू होता है बेनामी संपत्तियों का खेल। ईओयू की जांच में कहा गया है कि परिवार और करीबी लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में संपत्तियां दर्ज मिली। जांच एजेंसी का दावा है कि मां, पत्नी, सास, भाई, भाभी और अन्य सहयोगियों के नाम पर भी जमीन और संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब आप एक बात नोट कीजिए, 2015 करीब 7 कट्ठा जमीन और कुछ ही सालों के भीतर करोड़ों रुपए की संपत्ति। यह असामान्य बढ़ोतरी ईओयू की जांच का सबसे बड़ा आधार है। यानी जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि क्या यह संपत्ति वैध आय से खरीदी गई या इसके पीछे कोई आर्थिक स्रोत था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाता जाए तो सवाल उठता है कि क्या उसे सिर्फ पैसों का भरोसा था
या उसे यह भरोसा भी था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहीं से राजनीति की एंट्री होती है। संतोष डॉन खुद पैक्स अध्यक्ष बना, उसकी पत्नी प्रखंड प्रमुख बनी, यानी स्थानीय राजनीति में भी उसकी मौजूदगी दर्ज हुई। और यहीं से सवाल उठने शुरू हुए। विपक्ष ने सवाल उठाए, तस्वीरें जारी की, राजनीतिक आरोप लगाए। मैंने भी उन्हीं सार्वजनिक आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सवाल पूछा और उसी के बाद मेरे ऑफिस में वो गुमनाम फोन आया। लेकिन फोन की बात बाद में करेंगे। पहले समझिए कि 13 जून को आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईओयू, एसटीएफ, जिला पुलिस और भारी सुरक्षा बल एक साथ 25 ठिकानों पर पहुंच गए। देखिए, अगर बिहार पुलिस सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना चाहती तो एक टीम काफी थी। लेकिन 13 जून को जो हुआ वो सिर्फ गिरफ्तारी का ऑपरेशन नहीं था, वो पूरे आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का ऑपरेशन था। यही वजह थी कि ईओयू, एसटीएफ, जिला पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल एक साथ मैदान में उतरे। यह कोई साधारण छापेमारी नहीं थी। एक दो जगह नहीं, पूरे 28 ठिकानों पर एक साथ रेड। पटना, खुसरूपुर, टेका बिघा, सुकर बेगचक, पचरुखिया, मुस्तफापुर, जगमाल बिघा और नालंदा के कई गांव, यानी जहां जहां इस नेटवर्क की कड़ियों होने की आशंका थी, वहां वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में ड्रोन तक का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई भाग ना सके, कोई सबूत नष्ट ना कर सके और कोई हिंसक झड़प ना हो सके। अब सवाल, इतनी बड़ी कार्रवाई में मिला क्या? क्योंकि पुलिस सिर्फ दरवाजा तोड़ने नहीं गई थी, वो सबूत लेने गई थी। तो देखिए, मुख्य ठिकाने से करीब 5,60,000 रुपए नकद बरामद होने की बात जांच में कही गई। इसके साथ जमीन से जुड़े कई एग्रीमेंट, निवेश के कागजात और 3 लग्जरी गाड़ियां, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और महिंद्रा का जीप जांच एजेंसी ने जब्त की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे सहयोगियों के यहाँ भी कैश मिला। कहीं पर 15,50,000 रुपए, कहीं करीब 4 लाख रुपए, कहीं 2 लाख रुपए। लेकिन जांच एजेंसी की नज़र सिर्फ कैश पर नहीं थी, उसकी नज़र जमीन के कागजात पर थी। ईओयू के मुताबिक छापेमारी में 75 से अधिक जमीन और मकानों के मूल दस्तावेज मिले। इनकी पंजीकृत कीमत करीब 13 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। अब सोचिए, इतने सारे मूल डॉक्यूमेंट एक ही नेटवर्क से जुड़े लोगों के यहाँ आखिर क्यों रखे गए थे? यही सवाल जांच एजेंसी भी पूछ रही है। इस कार्रवाई के बाद आर्थिक अपराध थाने में 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यानी अब जांच सिर्फ संतोष डॉन तक सीमित नहीं रही, पूरे नेटवर्क की जांच शुरू हो गई है। लेकिन मेरे लिए इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा सवाल कैश नहीं है, गाड़ियां नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतने सालों से ये नेटवर्क चल रहा था तो कार्रवाई अब जाकर क्यों हुई? क्या पहले किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था? क्या इससे पहले सब लोगों ने आंख पर अपना हाथ रख लिया था? क्या स्थानीय प्रशासन को कोई शिकायत नहीं मिली? क्या इतने मुकदमे के बाद भी किसी ने यह नहीं पूछा कि आखिर संपत्ति बढ़ कैसे रही है? यही सवाल जनता पूछ रही है और पत्रकार का काम है जनता के उसी सवाल को सिस्टम के सामने रखना। अब आइए कहानी के उस हिस्से पर जिसके बाद पूरे बिहार में राजनीतिक बहस शुरू हो गई। क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, तस्वीरें भी जारी की, सवाल उठाया कि आखिर सत्ता और इस पूरे नेटवर्क के बीच क्या कोई रिश्ता है? मैं फिर साफ कर दूं, मैं यहाँ किसी आरोप को सच घोषित नहीं कर रहा। लेकिन जब विपक्ष खुले तौर पर आरोप लगाता है और जांच एजेंसियां समानांतर कार्रवाई कर रही होती हैं, तो पत्रकार का काम उन सवालों को जनता तक पहुंचाना होता है। और यही मैंने किया है। और उसी के बाद मेरे ऑफिस में उस गुमनाम आदमी का फोन आया। लेकिन कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा भी बाकी है, क्योंकि अब बात होगी राजनीतिक तस्वीरों की, संबंधों पर लगे आरोपों की और उस सवाल की जिससे कुछ लोग शायद सबसे ज्यादा असहज हैं।
दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा विवाद ईओयू की रेट से नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा विवाद उसके बाद हुआ जब राजनीति इसमें उतर आई और यहीं से मेरे फ़ोन की घंटी भी बजनी शुरू हुई। जब ईओयू और एसटीएफ की कार्रवाई हुई तो विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जारी की। उन तस्वीरों में संतोष डॉन के साथ मंत्री श्रवण कुमार के होने का दावा किया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि आखिर इतने वर्षों तक इतना बड़ा नेटवर्क किसके संरक्षण में फलता फूलता रहा। मैं फिर साफ कर दूं, ये विपक्ष के आरोप थे। मैंने इन्हें आरोप की तरह ही दिखाया। ना मैंने किसी को अपराधी घोषित किया, ना किसी को दोषी बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो जवाब भी आना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता, जवाब देना राजनीतिक जिम्मेदारी होती है। जब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी मंत्री की किसी अपराधी के साथ एक तस्वीर सामने आती है, तो क्या सिर्फ तस्वीर से अपराध साबित हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तस्वीर अपराध का प्रमाण नहीं होती। लेकिन जब उस व्यक्ति पर करोड़ों की संपत्ति की जांच हो रही हो, ईओयू, एसटीएफ 25 जगहों पर छापेमारी कर रही हो, 30 से ज्यादा मुकदमों की चर्चा हो, तब ऐसी तस्वीरें सवाल जरूर पैदा करती है। और पत्रकार का काम उन्हीं सवालों को जनता तक पहुंचाना है, फैसला सुनाना नहीं। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में यही किया था। मैंने कहा कि ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। अब सरकार जवाब दे। अगर आरोप गलत है तो खंडन कीजिए, अगर तस्वीरों का कोई दूसरा संदर्भ मतलब है तो वो भी बता दीजिए। अगर संबंध नहीं है तो स्पष्ट कीजिए। लेकिन सवाल पूछने वालों को चुप क्यों कराना चाहते हैं? और फिर हमारे ऑफिस के नंबर पर वो फोन आया कि आप जो हैं गलत खबर चला रहे हैं, खबर सोच कर दीजिए। मैंने पूछा, कौन बोल रहे हैं? अपना तो परिचय दीजिए। जवाब, मुझे नहीं जानना ही ठीक होगा। बताइए, आज भी मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, अगर आप इतने ही अस्वस्थ हैं कि खबर गलत है तो आप अपना नाम बता दीजिए। पत्रकार से बहस कीजिए, तथ्य रखिए, दस्तावेज रखिए, कानूनी नोटिस भी भेजिए, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। लेकिन गुमनाम फोन और धमकी ये तरीका लोकतंत्र का तरीका नहीं है। देखिए, आज मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का खिलाफ नहीं हूं। कल अगर विपक्ष का कोई नेता इसी तरह जांच के घेरे में आएगा तो सबसे पहले सवाल मैं उसी से पूछूंगा। और अगर सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति सवालों से बचना चाहता है तो सवाल उसे भी होगा। पत्रकार का धर्म सरकार बदलने से नहीं बदलता। मैंने इस स्टोरी में एक भी ऐसा तथ्य नहीं जोड़ा जो मेरी तरफ से बनाया गया हो। जहां ईओयू का डॉक्यूमेंट है, मैंने उसका हवाला दिया। जहां विपक्ष का आरोप है, मैंने साफ कहा कि यह विपक्ष का आरोप है। जहां तस्वीर है, मैंने कहा कि तस्वीर है, लेकिन तस्वीर अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। यही पत्रकारिता है, यही जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि मैं आज भी यह स्टोरी जो है नहीं हटाऊंगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या संतोष डॉन सिर्फ एक व्यक्ति है या उसके पीछे पूरा एक राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नेटवर्क काम कर रहा था? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा। आज यह सवाल ईओयू की जांच भी तलाश रही है। और अगर यह जांच यहां तक पहुंचती है तो बिहार की राजनीति में कई बड़े नामों पर भी सवाल उठ सकते हैं। मैं फैसला नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जांच पूरी होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। और अगर कोई निर्दोष है तो उसका नाम भी साफ होना चाहिए। गुमनाम फोन से खबरें नहीं रुकती। खबरें तब रुकती हैं जब पत्रकार डर जाता है। और मैंने तय कर लिया है कि डरना नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं आपके साथ परमवीर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।